फर्स्ट टाइम ये टर्म सुना आईएएस, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन दिस थॉट केम टू माय माइंड कि मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं भी ऑफिसर बनूंगा। जब भी हम यूपीएससी का सोचते हैं तो सबसे पहले आईएएस और आईपीएस देखा जाता है और कोई भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो वही देखता है वो। फर्स्ट टर्म दिमाग में आईएएस ही आता है। मेरे भी वही था, बट होता ये है कि हर कोई आईएएस नहीं बन पाता। देयर आर सम पीपल जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मेरा 5th अटेम्प्ट में हुआ था। जो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर और एक्सपोजर है वो डायनेक्स में बहुत अच्छा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली प्रेस्टिजियस सर्विस। आपका पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ था? मैंने पीसीएस ज्वाइन किया एंड कुछ दिनों में क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया तो मैंने इमीडिएटली वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। जिस ईयर मेरा बेस्ट एग्ज़ाम हुआ था मेरे हिसाब से, आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू, एंड जिस ईयर मुझे लगा कि मेरा सबसे ख़राब एग्ज़ाम हुआ उस ईयर आई एंडेड अप गेटिंग सेलेक्टेड। तो जो लोग सोचते हैं कि हाँ एसडीएम बन जाएंगे फिर उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जो है वो अच्छा है। ऑफ कोर्स वन शुड नेवर स्टॉप फ्रॉम वर्किंग हार्डर। दानिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ना तो लबासना में होती है ना ही हैदराबाद में होती है। हमारी ट्रेनिंग प्राइमरीली होती है दिल्ली में। हमारी वहाँ ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका नाम है यूटीसीएस। अगर हम लेवल अप की बात करें तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है? वी स्टार्ट at the SDM level, and after 7 or 8 years we get promoted as ADC or ADM or equivalent to that. दानिक्स ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी या फिर हम पे स्केल की बात करें तो वो क्या रहता है? It started with 47,600. आपका जो सेटअप है that is very professional. When I entered this room and I thought कि यार ये तो पूरा एक इन्होंने स्टूडियो बना दिया है। इससे पहले भी I've done podcast, but this one has been very well managed, very professional. आपका कोई नोन का है, उसका कोई फ़ोन आता हो कि हाँ ये वाला काम करवा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं दानिक्स कैडर के चंडीगढ़ से एसडीएम नवीन रत्तू जी। तो दानिक्स क्या है, आईएएस की सर्विस से ये किस तरह से अलग है, इसका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है और एक एसडीएम के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं और नवीन जी की पर्सनल जर्नी अभी तक की कैसी रही, इन सभी सवालों पर बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। Thank you. दानिक्स कैडर के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं आसान भाषा में। मैम देखिए, जो डायनेक्स कैडर है वो एक सिविल सर्विसेज में ही अलाइड सर्विस है। हमारी जो सिलेक्शन है वो होती है थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जैसे मेरे एग्ज़ाम 2019 था और सिलेक्शन 2020 में हुई, सो मैं बैचेस 2020। नाउ डायनेक्स बेसिकली जो सिविल सर्विसेज है ये है यूटीज़ की सिविल सर्विसेज। अब होता क्या है कि यूनियन टेरिटरीज़ की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए जो सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स सेलेक्ट होते हैं वो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ही थ्रू होते हैं। एंड ओवर द ईयर्स हमारी जो इंडक्शन है वो आईएएस एगमोट कैडर में होती है जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के ही आईएएस का कैडर है। तो इस तरीके से जो डायनेक्स है वो आईएएस में ही उनकी इंडक्शन होती है एंड वो इसी की एक ऑफशूट है। हाँ, ऑफशूट शायद टर्म सही ना हो, बट एक पैरेलल सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट ज़रूर करती है फॉर द नीड्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ओके जब भी हम यूपीएससी का सोचते हैं तो सबसे पहले आईएएस और आईपीएस देखा जाता है और कोई भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो वही देखता है वो। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि आईएएस की सर्विस और इस दानिक्स में मेन डिफरेंसेस क्या रहते हैं? मैम देखिए, इट इज़ ट्रू कि जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म दिमाग में आईएएस ही आता है। मेरे भी वही था, बट होता ये है कि हर कोई आईएएस नहीं बन पाता। तो बट ये है कि जो डायनेक्स है दैट इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि आफ्टर 8 years ऑफ सर्विस इनटू डायनेक्स आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर इंडक्शन। लेकिन अगर आप रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो आईएएस और डायनेक्स में बिगिनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो भी एज एसडीएम स्टार्ट करते हैं, हम भी एज एसडीएम स्टार्ट करते हैं। ओवर ईयर जब जो करियर प्रोग्रेशन है उनकी वो फास्टर होती है। तो जब तक जो आईएएस हैं वो डीएम बन जाते हैं या डीसी बन जाते हैं, हम लोग एडीएम या एडीसी लेवल के ऊपर होते हैं। तो जो डिफरेंस है वो है करियर प्रोग्रेशन में, एंड ऑफ कोर्स ओवर टाइम जो आपकी अथॉरिटी है या जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो आईएएस में हायर हो जाती है। बट अगर हम डिस्चार्ज ऑफ सर्विसेज की बात करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके और अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो उसमें क्या लेवल रहता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? मैम जो अथॉरिटी है वो पोस्ट के साथ आती है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी डायनेक्स डीएम बन गया तो उसकी वही पावर है जो एक आईएएस की होगी। तो अथॉरिटी जो है वो आती है आपकी
पोस्ट के साथ और आपके कैडर के साथ। आप जिस कैडर में जिस पोस्ट पे हो आपकी पावर्स वहाँ से डिराइव होती है। तो उसमें आईएएस या डायनिक्स का फ़र्क नहीं होता है। हाँ, प्राइमरीली आप ये मान सकते हैं कि जो सीनियर पोस्ट हैं उसे ऑक्यूपाई आईएएस करते हैं, तो नेचुरली जो उनकी अथॉरिटी है वो हायर होती है। वहीं अब जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूटीज़ में काम करना चाहते हैं या फिर यूँ कहें कि जिनका डायनिक्स कैडर में हुआ है अभी, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे उनके लिए बेटर ऑप्शन है अब? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देर आर सम पीपल जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा। मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट में हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वन शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड डैनिक्स एज अ सर्विस इज़ अ ग्रेट सर्विस, क्योंकि अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें आईएएस और आईपीएस की, तो उसके बाद अगर किसी सर्विस का ऑल इंडिया नेचर है तो वो डायनिक्स है। क्योंकि मेरे कुछ बैचमेट्स दिल्ली में पोस्टेड हैं, कुछ अंडमान में हैं, कुछ लक्षद्वीप में हैं, कुछ दादरा नगर हवेली में हैं, एंड मैं चंडीगढ़ में हूँ। एंड ओवर टाइम हम लोग रोटेट होते रहेंगे। तो जो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर और एक्सपोजर है वो डायनिक्स में बहुत अच्छा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली प्रेस्टिजियस सर्विस। ओके। अब मैं आपकी जर्नी पर आना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया और आपने कब प्रिपरेशन शुरू की यूपीएससी की? सो मैम आई वॉज बॉर्न इन जलंधर एंड आई ग्रो अप हेयर इन चंडीगढ़। मेरी जो सारी स्कूलिंग है वो हुई है गुरु हरकृष्ण मॉडल स्कूल से। एंड उसके बाद आई परस्यूड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। एंड 2016 में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई स्टार्टेड अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो तो एक्साइटमेंट में निकल गया। सेकेंड अटैम्प्ट से इट गॉट मोर सीरियस, एंड सो आई ऑल्सो हैड अदर चैलेंजेस। बट अगर मैं एकेडमिकली बात करूँ, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में था, तो आई हैड टू फेस फेलियर्स एंड देन लर्न फ्रॉम देम। तो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अपना पहला मेंस लिखा। थर्ड अटैम्प्ट के बाद मैंने 2018 में पहली इंटरव्यू दी, बट आई मिस्ड आउट बाय फ्यू मार्क्स। एंड देन उसके बाद वो फटीग इतना ज़्यादा हो गया था कि ऑल्दो आई हैड अ गुड एग्ज़ाम, but I could not make it to the interview and I missed out by 1 mark. And just when I thought that things are over, I told myself कि चलो एक और attempt देते हैं। तो 2019 में I appeared for my fifth attempt, and that is exactly when I cleared the civil services exam। and वो हमारा रिजल्ट भी कोविड के डेज़ में आया था। तो उस टाइम पे इट वाज इवन अ बिगर अचीवमेंट, बिकॉज जहाँ सर्वाइवल की बातें हो रही थी वहाँ पे आई एंडेड अप अचीविंग माई ड्रीम। तो मेरी जो जर्नी है वो बहुत लंबी भी रही है एंड एट द सेम टाइम उसमें स्ट्रगल्स रहे हैं, बिकॉज मेरे फादर जो थे उनकी जो हेल्थ के इश्यूज़ पॉपअप होते रहते थे, उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस फ्रीक्वेंट होती थी। बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट गिव मी पावर कि ठीक है, लेट्स गिव अनदर अटेम्प्ट एंड लेट अस सी कि इस बार क्या। लास्ट अटेम्प्ट जो आपने दिया उसके लिए भी उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि हाँ एक और बार ट्राई कर लीजिए। जी हाँ, इट इज़ नोन एक्चुअली। आई थॉट कि आई एम डन। तो जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया एंड आई मिस्ड इट आउट, तो मैंने उनसे ये बोला कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा एंड आई शुड थिंक ऑफ समथिंग। सो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक आई हैव सपोर्टेड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड मैं आगे भी सपोर्ट करूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि अगर तुम एक और अटैम्प्ट दोगे तो उससे कुछ नुकसान होगा। आई एम देयर टू सपोर्ट यू एंड यू शुड टेक अनदर अटैम्प्ट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर वो इतने हेल्थ इश्यूज फेस करने के बाद इतने इनकरेजिंग हो सकते हैं, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी। आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई विल गिव इवन अ बेटर अटेम्प्ट, एंड आई वॉज लकी इनफ कि उस अटेम्प्ट में आई क्लियर इट। आपका पीसीएस में भी सिलेक्शन हुआ था? जी मैम, 2018 का पीसीएस एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था एंड उसका रिज़ल्ट 2019 में आया था। एंड उन्हीं दिनों में मेरा इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, तो मैंने पीसीएस ज्वाइन किया एंड कुछ दिनों में क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ गया तो मैंने इमीडिएटली वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। ओके। सबसे पहली बार आईएएस के बारे में आपने कहाँ सुना था? कब सुना आईएएस के बारे में कि हाँ ये भी कोई सर्विस होती है, या कब मन में आया कि हाँ मुझे भी इस सर्विस में जाना है? सो मैम, मेरे फादर पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करते थे। ही वॉज इन पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एंड जस्ट व्हेन आई वाज लाइक 7 और 8 years ओल्ड, तो मैं उनके साथ अक्सर बैठ के उनकी बातें सुना करता था। सो इट वाज इन द ईयर 2000 कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुना आईएएस, और मैंने उनसे पूछा, तो क्योंकि उन्हें पता था मैं बहुत नहीं समझ सकता, तो उन्होंने बोला बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन दिस थॉट केम टू माई माइंड कि मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, मैं भी ऑफिसर बनूंगा। जब आपका यूपीएससी क्लियर हुआ, जब आपको दानिक्स कैडर अलॉट हुआ, तो सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आया?
थैंक गॉड, क्योंकि 5 अटेम्प्ट्स के बाद बहुत फटीग आ जाता है। एंड इन बिटवीन मैंने पीसीएस का भी अटेम्प्ट दिया था, 1-2 स्टेट सर्विसेज का अटेम्प्ट भी दिया था फॉर एक्सपोजर। तो जब आप 10-11 एग्ज़ाम्स दे देते हो, 3-4 बार मेंस लिख लेते हो एंड यू आर फाइनली वेटिंग, एंड तो उस टाइम पे मेरी फीलिंग तो यही थी कि थैंक गॉड हो गया। बट येस, इट वाज़ अ लॉट ऑफ रिलीफ बिकॉज़ उस दिन लगा कि अब जो मैं खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता था, वो क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर नाउ रिजॉल्व हो चुका है। आपने बहुत सारा पेशेंस रखा, काफ़ी लंबी आपकी जर्नी रही और फिर उस पेशेंस का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आपको मिला। तो अब ऐसे ही जो आज का यूथ है या जो एस्पिरेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे? कैसे मोटिवेट करेंगे? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का यूथ है या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड। मैं हर साल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की प्रोफाइल्स देखता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ भी कई बार सुनता हूँ। इट इज़ एविडेंट कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आप इतना ओवरवर्क ना कर जाएं कि आप अपने ही फैटीग में ऑल आउट हो जाएं। बॉक्सिंग में टर्म यूज़ होता है नॉकआउट। तो मेरी बस एक यही उनसे रिक्वेस्ट रहेगी और सजेशन रहेगी कि आप पेशेंट रहें, बिकॉज़ जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होना है तो उस टाइम पे नथिंग विल कैन स्टॉप यू। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिस ईयर मेरा बेस्ट एग्ज़ाम हुआ था मेरे हिसाब से, आई कुड नॉट मेक इट टू द इंटरव्यू, एंड जिस ईयर मुझे लगा कि मेरा सबसे ख़राब एग्ज़ाम हुआ, उस ईयर आई एंडेड अप गेटिंग सेलेक्टेड। सो वंस यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, यू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, यू हैव पेशेंस, सो देन डेस्टिनी आपको जो आपकी मंजिल है वहाँ ले ही जाएगी। इसमें आप लक पे बिलीव करते हैं? मैम, लक तो बनाना पड़ता है। लक, नो डाउट, देयर कम्स अ टाइम जहाँ लक आपको फेवर करता है। कई बार ऐसा टाइम आता है जहाँ लक आपको फेवर नहीं करता है, लेकिन जो लक है मुझे लगता है वो पेशेंस से आता है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब आप सर्वाइव करेंगे तो लक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको फेवर ज़रूर करेगा। उसके साथ मतलब पेशेंस रखना और अपना मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली मैम, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है मैं उसमें बिलीव करता हूँ, एंड उसका मतलब यही है कि अगर आप सर्वाइव करते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब यू विल एज थ्रू इट। हुँ, ओके। जब आपने सर्विस जॉइन की तो तब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी उससे कितनी अलग निकली? मैम, एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि हम हर रोज़ बहुत अच्छा काम करेंगे और हर रोज़ लोग बोलेंगे कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। बट गवर्नमेंट में क्योंकि आपको बहुत सी पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना होता है, तो होता ये है कि देयर आर टाइम्स कि आप अपना काम डिस्चार्ज करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। पहले ये लगता था कि आपको सिर्फ लोक भलाई ही करनी है, फिर पता लगता है कि गवर्नमेंट के और भी फंक्शंस होते हैं जिन्हें डिस्चार्ज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे एक प्रोटेस्ट मार्च को हैंडल करने जाना था। इट टुक टाइम। अब हो सकता है कि किसी को लगे कि ये कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, लेकिन अगर मैं सच्चाई में बात करूं, अगर वो प्रोटेस्ट मार्च जो है उसमें क्योस हो जाए तो लोग ही तंग होंगे। तो वी ऑलवेज हैव टू वर्क बिहाइंड द स्टेज। तो पहले एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रियलिटी में पता लगा कि कई बार जो आपका साइलेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अब उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट आ गया है कि ये भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। इतना स्ट्रगल किया, इतना पेशेंस रखा और अब जब सर्विस में आ गए हैं तो क्या लगता है मतलब सैटिस्फैक्शन मिली उतनी ज़्यादा? मैम, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेटिस्फेक्शन है ही। अगेन, कभी कभी देर आर दोज डेज जब आपको ये लगता है कि यार, आई शुड हैव बीन हेयर और आई शुड हैव बीन देयर, बट देन अगेन देर आर सो मैनी लैक्स ऑफ पीपल हु वांट टू बी लाइक अस। तो फिर देन आई लुक बैक एंड टेल माई सेल्फ कि यार नहीं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट यू आर स्टिल लिविंग समवन एल्स ड्रीम लाइफ। तो दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स मी कंटेंट, एंड देन आई थैंक माई सेल्फ कि ठीक है, आई मेड इट अंटिल हेयर, आगे भी अच्छा ही होगा, एंड देन फोकसिंग ऑन बेटर थिंग्स। जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ एक बार यूपीएससी क्लियर हो गया, जैसे आप एसडीएम है अभी, तो जो लोग सोचते हैं कि हाँ एसडीएम बन जाएंगे फिर उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा सच में है? मैम, जब मैंने एज एस डी एम ज्वाइन किया तो मैं डीसी सर को देखता था और मैं सोचता था वाह, व्हाट एन अथॉरिटी। फिर जब मैंने उनका वर्किंग स्टाइल देखा और वर्किंग आवर्स देखे, मुझे लगा यार इनकी लाइफ मुझसे भी ज़्यादा टफ है। एंड आई आस्क माई सेल्फ कि क्या इस मोमेंट पे, थियोरेटिकली स्पीकिंग, अगर मुझे चांस मिले डीसी बनने का, क्या मैं बनूंगा? तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं, अभी रहने दो, जितना है उतना बहुत है। बिकॉज होता ये है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So I'm happy and content with what I have, and automatically with the experience and everything, things will flow on my own. But I am not desperate कि
अब ये हो जाए या अब ये मिल जाए। उसमें अ लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू फोकस ऑन गुड पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग। मुझे ये लगता है कि एवरी पोस्टिंग इज़ अ ब्लेसिंग। तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं एंड अगर आप उसके साथ कंटेंट हो जाए, यू मेक पीस विद इट, देन योर लाइफ बिकम्स ईज़ियर। इसका जवाब वही है जैसे अभी आपने कहा कि हम किसी ने कई लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अभी वो हमें हमें लग सकता है कि हम इस पोस्ट पे हैं तो हमें लगेगा कि नहीं कम है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनसे पूछ के देखो उनके लिए यही बहुत बड़ी पोस्ट है। एब्सोल्युटली, मतलब हो सकता है कि जो मेरा क्लर्क है वो कभी ये सोचता हो कि काश मैं इस पोस्ट पे होता। मैं सोचता हूँ काश मैं इससे सीनियर पोस्ट पे होता। बट बात ये है कि हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बाहर कंपटीशन कितना ज़्यादा है। सो द वेरी फैक्ट दैट वी हैव क्लियर्ड दैट कंपटीशन एंड वी आर सिटिंग एट अ कंफर्टेबल पोजीशन, दिस शुड ऑलवेज गिव अस दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि यार ठीक है, जो है वो अच्छा है। ऑफ कोर्स वन शुड नेवर स्टॉप फ्रॉम वर्किंग हार्डर, नथिंग अगेंस्ट इट, बट ये है कि हर टाइम अगर आप कंप्लेन करते रहोगे तो हाउ विल यू एंजॉय योर सक्सेस? नीड्स तो कभी भी पूरी होंगी नहीं, जितना मिलेगा हमें उससे ज़्यादा ही चाहिए हमेशा। एब्सोल्युटली, एंड अगर आप ग्रीड पे आ जाओगे तो फिर तो ग्रीड कभी पूरी नहीं हो सकती। और जो नीड्स हैं वो तो हमेशा पूरी होती ही रही हैं। वीव ऑल बीन फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि आपको फूड या फिर शेल्टर के लिए स्ट्रगल करनी पड़े। सो आई थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द गुड एंड वी आर डूइंग बेटर देन वी वर डूइंग यस्टरडे। जी। दानिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ना तो लबासना में होती है ना ही हैदराबाद में होती है, इनके अलग अलग यूटीज़ में ट्रेनिंग होती है। तो क्या वो पूरा स्ट्रक्चर रहता है ट्रेनिंग का? मैम हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2 साल की रहती है एंड हमारी ट्रेनिंग प्राइमरीली होती है दिल्ली में। हमारी वहाँ ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका नाम है यूटीसीएस। तो प्राइमरीली क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स दिल्ली में रहती हैं तो दिल्ली में हमारी अटैचमेंट्स रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना, फिर फील्ड चार्जेस भी रहते हैं। इसके अलावा हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी विज़िट करते हैं सॉरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। तो हमारी जो ट्रेनिंग का कोर पार्ट है वो होता है दिल्ली में एंड कुछ पार्ट है जो होता है बाकी यूटीज़ में। तो ओवरऑल 2 साल की जो ट्रेनिंग है उसके पूरी होने के बाद फिर हमारी जो है वो पोस्टिंग्स हो जाती हैं। बट अगर आप बाकी एकेडमीज से इसको करें तो हमारी एकेडमी लेसर नोन है, बट वी हैव एक पूरा सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेनिंग मैकेनिज्म हमारा एग्जिस्ट करता है। क्या क्या मेन चीज़ें होती है ट्रेनिंग के दौरान जो सिखाई जाती है, या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग जो आपको अभी भी याद हो, कुछ ऐसा आप बताएं? तो मैम होता ये है कि स्टार्टिंग में हमारी थियरी क्लासेस होती हैं जिसमें हमें लॉज पढ़ाया जाता है एंड हमारे फाइनेंशियल लॉज एंड वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती हैं फील्ड अटैचमेंट्स। इसमें हमें डीसी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, जिसे दिल्ली में बोलते हैं, वहाँ अटैच किया जाता है। अलग अलग चार्जेस दिए जाते हैं। फिर दिल्ली गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ एक्सपोजर विजिट्स होती हैं। तो इस तरीके से हमारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका हमें एक्सपोजर मिलता है। इसके बाद हमारी जैसे पुलिस के साथ ट्रेनिंग हुई थी 15 डेज़ की दिल्ली में ही। एंड बाकी जो यूटीज़ में हमारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे अंडमान में हमारा जैसे कि अंडमान में हमारा होता है रूरल मॉड्यूल। तो अंडमान आइलैंड्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझने के लिए हमें फिर वहाँ पे अटैच किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो ये हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाती है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग में आर्मी अटैचमेंट होता है, आईपीएस के में ग्रे हाउंड होता है, तो ऐसी कुछ अटैचमेंट्स होती हैं आपके में भी? मैम हमारी पुलिस के साथ अटैचमेंट्स होती हैं एंड डिपार्टमेंट्स के साथ होती हैं। तो आर्मी के अटैचमेंट्स का प्रोविज़न हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस अटैचमेंट का ज़रूर है, वो हम ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। और यूटी बेस्ड ट्रेनिंग का बिगेस्ट एडवांटेज आपको क्या लगता है कि एकेडमी ट्रेनिंग के कंपैरेटिवली? मैम एक्सेसिबिलिटी, ट्रैवल करना बहुत ईजी रहता है। तो अगर कभी हमें घर भी आना होता था तो आप दिल्ली से इजीली आ जा सकते हो। ये अगर आप स्टेट्स में हो, खासकर एक किसी रिमोट एरिया में हो, तो वहाँ ये इशू आता है। बाकी ये है कि क्योंकि आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, चाहे ऑटोनोमस हैं चाहे कैसे भी हैं, वो एक वेल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और वेल पॉलिश्ड बॉडीज़ होती हैं। तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये एक बेनिफिट हमें रहता है यूटीज़ की ट्रेनिंग का। अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें कि आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग से दानिक्स की ट्रेनिंग किस तरह से अलग होती है, कुछ मेन पॉइंट्स हम बात करें जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, उसके बारे में आप बताएं। मैम सबसे पहला डिफरेंस जो जोग्राफिकल डिफरेंस है हमारी दिल्ली में होती है। उसके बाद ये होता है कि जो आईएएस की ट्रेनिंग है उसमें सर्वे इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। सो दे आर मेड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डू मोर सर्वेज। हमारी जो ट्रेनिंग है दैट इज़ मोर ऑफ
इज़ इनटू अटैचमेंट्स कि किस डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होती है। तो ट्रेनिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि उनका रूरल जो मॉड्यूल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में आपको रूरल एरियाज़ में जाके बहुत एक्सपोज़र दिया जाता है। क्योंकि यूटीज़ में रूरल एरियाज़ कम होते हैं, तो हमारा फ़ोकस जो होता है वो अर्बन फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा रहता है, और यही प्राइमरी डिफरेंस है जो आईएएस, आईपीएस या फिर डायरेक्ट्स की ट्रेनिंग में है। डायनेक्स वाले जो होते हैं वो आईएएस आईपीएस के साथ भी मॉड्यूल्स में काम करते हैं? जी मैम, जैसे अभी मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ, तो जैसे आई एम ए डायनेक्स ऑफिसर। हमारे जो डीसी सर हैं ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर। जो हमारे सेक्रेटरीज हैं चंडीगढ़ में, दे आर आईएएस ऑफिसर्स। जो एचओडीज़ हैं डायरेक्टर लेवल पे, आई एम ऑल्सो एचओडी इन डिपार्टमेंट, वो एचसीएस ऑफिसर्स भी होते हैं, पीसीएस ऑफिसर्स भी होते हैं, डायनेक्स ऑफिसर्स भी होते हैं, एंड आईपीएस ऑफिसर्स, बिकॉज सारी जो पुलिस फंक्शनैलिटी है वो उन्हीं के पास है। तो यस, टुगेदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये सारे जो ऑफिसर्स हैं दे हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। एंड इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के भी ऑफिसर्स हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इन टोटलिटी तो सभी कैडर्स का, सभी सर्विसेज का अलग अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क कर पाता है। ओके। डायनेक्स की जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो किस तरह से होती है, और अगर हम लेवल अप की बात करें तो उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है? जी, सो मैम ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो हमारी पोस्टिंग्स आ जाती हैं। कुछ लोगों को दिल्ली में रखा जाता है, बाकी लोगों को अलग अलग यूटीज़ में भेज दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग अंडमान जाते हैं, कुछ लक्षद्वीप जाते हैं, कुछ दादरा नगर हवेली और कुछ चंडीगढ़, एंड बाकी ऑफिसर्स दिल्ली रखे जाते हैं। एंड फिर 3 4 5 साल की सर्विस के बाद उनको रोटेट कर दिया जाता है। अगर हम स्टेप अप की बात करें तो वी स्टार्ट at the SDM level, and after 7 or 8 years we get promoted as ADC or ADM or equivalent to that. आफ्टर 13 years ऑफ सर्विसेज वी बिकम स्पेशल सेक्रेटरी, उस रैंक के ऊपर आ जाते हैं। एंड आफ्टर 18 years ऑफ सर्विस वी बिकम एलिजिबल टू बी फुल फ्लेज सेक्रेटरीज। ऑल्दो दिल्ली में वो नहीं होता, बट बाकी यूटीज़ में फुल फ्लेज सेक्रेटरी का जो चार्ज है वो आपको मिल जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो सीन कि बाई द टाइम यू रीच इन टू द 18th year, यूजली उससे पहले आपकी इंडक्शन हो जाती है। एंड जब इंडक्शन हो जाती है सो देन जो आईएएस के रूल्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके। आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी, और वो पहला दिन आपका कैसा गुजरा, क्या फीलिंग थी? मैम, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ में ही थी, सो मैं भी फर्स्ट पोस्टिंग में ही हूँ। एंड सो यहाँ ज्वाइन करना वाज अ प्रिविलेज इन इटसेल्फ। एंड सेकेंडली अपने होम टाउन में अगर आपकी पोस्टिंग जब हो जाती है, चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए हो, तो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर, बट वो एक चैलेंज भी बन जाता है, बिकॉज देन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट नोइंग यू, एंड बहुत से लोग आपको जानते होते हैं। सो येस, इन दैट सेंस इट वाज अ ग्रेट फीलिंग कि अपने होम टाउन में आए हैं, पोस्टिंग हुई है, एंड जितना भी टाइम है यहाँ पे वी हैव टू सेट अप एन एग्जाम्पल कि कि चंडीगढ़ से कोई ऑफिसर थे और फिर जब वो चंडीगढ़ में पोस्ट हुए, they tried to do better than other people and tried to more diligently to contribute to the society. And so my first posting was as SDM South. मैं वहाँ पे तकरीबन 1 साल रहा, and then I was posted here as SDM Central. मैं फर्स्ट पोस्टिंग से आपके पहले दिन के बारे में जानना चाह रही थी कि आपका पहला दिन कैसा गुजरा था? इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। आई मस्ट से मैं घर से जब निकला था तो मुझे जिन रास्तों से मैं निकला था, मैं उन रास्तों से कई बार पहले भी ट्रैवल कर चुका था, बट उस ऑफिस में मैं पहले कभी नहीं गया था। क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है तो 1 2 बार वहाँ स्पोर्ट्स खेलने गया था, बट उस साइड कभी नहीं गया था। तो दैट वाज फीलिंग ऑफ ग्रेट अकम्पलिशमेंट कि वो सारा एरिया मेरा नोन था, बिकॉज मुझे पता था कौन सा सेक्टर किस साइड है, कहाँ पे क्या है। तो बट येस, उस टाइम पे एंजाइटी भी बहुत थी, बिकॉज इससे पहले ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं की थी, एंड जो एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोज आर वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हाँ, डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी, एंड नर्वसनेस तो थी ही। आपका जो प्रिपरेशन का टाइम पीरियड था, तब से लेके अभी तक के टाइम पीरियड में कोई स्पेशल मोमेंट या फिर कोई कहानी जो आपको हमेशा याद रहेगी, उसके बारे में आप बताना चाहें? मैम, एक्चुअली तो बहुत हैं, बिकॉज़ हर रोज़ कोई ना कोई कहानी होती है। बट जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वॉल्वमेंट थी लोगों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पब्लिक वेलफेयर में। क्योंकि क्योंकि एक तरफ तो यू हैड टू मेक श्योर कि लोग पैनिक ना करें, दूसरी तरफ यू हैड टू मेक श्योर कि वो कॉशियस रहें।
तो वो ऐसा टाइम था जब हम लोग रात को नाइट कर्फ्यू की इम्पोजिशन होती थी। वी हैड टू इंश्योर कि कोई भी लाइट्स ऑन ना रहें, और वो इतना डेलिकेट और सेंसिटिव चैलेंज रहता था कि अगर एक भी लाइट ऑन रह गई तो आपको पता नहीं कि उसकी क्या रेपरकशंस हो सकती हैं। तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को समझाना होता था कि देयर इज़ नथिंग टू वरी, बट एट द सेम टाइम कि जी आपको सीरियसली जो डायरेक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो आपको फॉलो करनी है। एंड मेमोरी मेरी ये थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने घर पहुंचा क्योंकि नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी इम्पोज हो चुका था। एंड जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे सायरन की आवाज़ आई, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आई गॉट टू नो कि कुछ पाकिस्तान के ड्रोन्स यहाँ साइट हुए थे। एंड सो आई स्टार्टेड कॉलिंग माई स्टाफ की प्लीज़ मेक श्योर कि जो लोग भी ग्राउंड पे हैं कहीं कोई भी लाइट ऑन नहीं रहनी चाहिए, और अगर रहती है तो हमें बताइए ताकि हम उसे डिस्कनेक्ट करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि आप किसी को मना सकें कि आप लाइट्स को ऑफ़ करें। तो वो एक बहुत ही पेक्युलियर टाइप का एक एक्सपीरियंस था। बहुत लर्निंग्स मिली, और उस टाइम पे जो एक पब्लिक साइकोलॉजी होती है उसे समझने का भी बहुत मौका मिला। इस ऐसे समय पे प्रेशर किस टाइप का रहता है, और आपके साथ आपकी टीम में आपका सपोर्ट के लिए कौन-कौन से पोस्ट पे लोग होते हैं जिनको आप गाइड करते हैं? सो मैं पुलिस के ऑफिसर्स भी होते हैं। अ, मेरे साथ हमारे जो कंसर्न डीएसपीज़ होते हैं वो लाइज़न करते हैं, एसएचओज़ होते हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन के। में हमारा अपना स्टाफ होता है, पीए होता है, उसमें कोर्ट का रीडर होता है, सीनियर असिस्टेंट्स होते हैं, देन हमारे पीएसओज़ एंड ड्राइवर होते हैं, और बाकी क्लरिकल स्टाफ होता है। तो उन सबको आपको एनकरेज भी करना है, बिकॉज़ वो लोग भी अपनी फैमिलीज़ को लेके परेशान थे उस टाइम पे। लेकिन आपको उनको ये बताना है कि आप यहाँ रह के जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो वही सर्विसेज हैं जिसकी वजह से जो आपकी फैमिलीज़ हैं वो सिक्योर है। तो वो लोगों को एक मोटिवेट करना और सारा टाइम मोटिवेटेड रखना वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। बट वी वर लकी इनफ कि हमारा जो वो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा, एंड बहुत दिनों तक हमें उस तरीके से चलाना नहीं पड़ा। और आपको क्या लगता है, मतलब सिविल सर्विसेज में या एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद सेल्फलेस होना पड़ता है कि हाँ, अपनी फैमिली या फिर उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ हमें कि हाँ, लोगों के लिए काम करना है? एब्सोल्युटली मैम, एक्चुअली जब हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी फैमिली भी पब्लिक का ही पार्ट बन जाती है कहीं ना कहीं। हमारी फैमिलीज़ को वो बात बहुत अच्छी कई बार नहीं लगती, लेकिन ये होता है कि जब आप लार्जर पब्लिक वेलफेयर पे काम कर रहे होते हैं तो नेचुरली आपकी फैमिली को भी उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मेरी फैमिली का अच्छा हो और पब्लिक का ना हो तो उससे क्योस ही होगा सोसाइटी में, और अगर सोसाइटी में क्योस होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी तो मेरी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो वो जो लार्जर गुड है, जो पब्लिक वेलफेयर है, वो दैट ऑलवेज हैज़ टू बी एट द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट और एनी सिविल सर्वेंट। अभी अब जैसे एसडीएम है, तो एक एसडीएम की क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं? अगर मैम आप नटशेल में पूछे तो एवरीथिंग अंडर द सन, क्योंकि ऑल्दो हमारे पास पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हर एरिया में होती हैं, लेकिन हर जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। जैसे चंडीगढ़ में एस्टेट रूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एसडीएम्स के पास होती है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का काम नहीं है तो बाकी जगह पे होता है। यहाँ पे अलग अलग ऐसी कमेटीज़ होती हैं जिसके आप मेंबर होते हो या चेयरपर्सन होते हो। जैसे मैं रोगी कल्याण समिति का जो सब कमेटी है उसका चेयरपर्सन हूँ। इसी तरीके से जो ट्रैफिक की कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ। जो बेगरी एंटी बेगरी कैंपेन रहता है उसका मैं सब डिविजनल कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। तो ऐसी हर चीज़ में जो कोऑर्डिनेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एसडीएम की रहती ही है। तो ऑन द फेस ऑफ इट चाहे लगे कि 4-5 एक्ट्स हैं जिनको पढ़ना है, बट यू आर कोऑर्डिनेटिंग ईच एंड एवरीवेयर। तो आपकी एक फेस वैल्यू रहती है, एंड योर एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट एजेंसीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ख़त्म ही नहीं होते। अगर आपके एक एसडीएम के तौर पर डेली रूटीन की बात करें, तो आपका दिन एक एसडीएम के तौर पर किस तरह का गुजरता है? सो मैम, दिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ, आई हैव माई प्रायोरिटी लिस्ट, बट जब तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ वो चेंज हो जाती है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन समथिंग पॉप्स अप, एंड देन आपको सॉरी एंड देन आपको उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो फिर आप उसे रीप्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एसडीएम ज्वाइन करने के बाद कोई भी ऐसा दिन रहा है जिस दिन मैंने जो सोचा था कि सुबह से लेकर शाम तक मैं ये सब करूँगा, मैंने उसी ऑर्डर में वो सब किया हो। 10 चीज़ें ज़रूर ऐड अप हुई हैं। वही दानिक्स ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी या फिर हम पे स्केल की बात करें तो वो क्या रहता है? सो मैम, अभी क्योंकि हम 7th जो
7 सीपीसी में के अकॉर्डिंग हमारी सैलरीज हैं, तो हमारे जो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी थी दैट वाज इट स्टार्टेड विद 47,600। उसके ऊपर जो टी एंड डी एप्लीकेबल होता है वो रहता है। सो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी जो फर्स्ट सैलरी थी 2020 में जब हमने ज्वाइन किया था, दैट वाज समवेयर अराउंड 55,000, समवेयर अराउंड दैट आफ्टर डिडक्शंस। तो दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड विद। उसके आगे का पे स्केल क्या रहता है? सो मैम उसके बाद तो एक एनुअल इंक्रीमेंट होती है विच इज़ रफली 3%, एंड जन डी इंक्रीज होता है, तो तकरीबन 12-13% का ऑन एन एवरेज हाइक मिलता है एनुअल। अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि जब आपकी सर्विस एंड होने वाली होती है तब तक किस स्टेज तक आप पहुंचते हैं? मैम ये डिपेंड करेगा कि कितने उसमें, जैसे अभी 8th पे कमीशन अनाउंस हो चुका है, अभी हम नहीं जानते कि उसमें कितने हाइक्स होंगे कितने नहीं होंगे, लेकिन आज की डेट में जो अगर कोई डायनेक्स ऑफिसर रिटायर होता है, लेट अस से विद आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो आप ये लगा सकते हो कि जो उनकी जो बेसिक पे होगी वो रफली 1.5 लाख के आसपास होगी, जिसके ऊपर डी ए जो होगा एप्लीकेबल होगा। अभी दैट इज़ अराउंड 60%, सो 1.5 lakhs प्लस 60% प्लस एक दो और अलाउंसेस जो कि लोकली पेएबल होंगे, तो वो रफली जो है वो उनकी सैलरी बन जाएगी। सो देयर फोर फ्रॉम दी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एन इक्वली गुड सर्विस, एंड जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको इक्वली ही मिलते हैं। तो बेनिफिट्स में या फिर सैलरी में इस तरीके कोई भी चैलेंजेस नहीं है। ओके, दानिक्स ऑफिसर के पर्क्स क्या रहते हैं सैलरी के साथ साथ, और आईएएस आईपीएस से किस तरह से डिफर करते हैं? सो मैम वी स्टार्टेड लेवल 8 ऑफ द 6 सीपीसी, एंड जो आईएएस एंड आईपीएस हैं दे स्टार्ट एट लेवल 10, तो रफली एक पे बैंड का डिफरेंस रहता है। सो जो आईएएस की सैलरी डे 1 पे होगी, आईपीएस की होगी, वो हमारी 4th ईयर में होती है, तो इतना डिफरेंस एक रहता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 10% का एक ऑन एन एवरेज एक डिफरेंस रहता है, जो कि शायद 16 साल की सर्विस के बाद 15% के आसपास हो जाता है, अगर आपकी इंडक्शन नहीं हुई। अगर होगी तो फिर तो ऑफकोर्स क्योंकि आईएएस के रूल्स ही लगेंगे, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंड जो अलाउंसेस एंड पर्क्स हैं वो भी क्योंकि पे स्केल के साथ ही लिंक्ड हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते हैं। हाँ, जो आपकी एंटाइटलमेंट है विच इज़ एक ऑफिशियल व्हीकल, वो आईएएस को भी मिलता है, वो डायनेक्स को भी मिलता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती या कोई डिफरेंस नहीं होता। वहीं अगर हम सैलरी और पर्क्स के अलावा बात करें तो करियर सेटिस्फेक्शन में और कौन से बड़े फैक्टर आपको नज़र आते हैं कि दानिक्स ऑफिसर के? मैम दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन। मेरा जो सेटिस्फेक्शन है इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट एवरी डे समबडी टेल्स मी कि थैंक यू, आपने मेरा काम करवा दिया, बहुत टाइम से लटका हुआ था। सो मुझे तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसी से आती है। देर आर डेज जब सीनियर सिटीजन्स आते हैं एंड दे लीव विद फोल्डेड हैंड्स कि आपने मेरा काम कर दिया, मैं इतने टाइम से लगा हुआ था बट ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा था। तो इट गिव्स यू दैट सेटिस्फेक्शन कि यार जिस पर्पस के लिए मैं आना चाहता था सिविल सर्विसेज में, वो पर्पस आज फिर से मैंने अचीव किया है। तो मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन वो है। बाकी हाँ, आपकी फेस वैल्यू रहती है। आप अगर स्पेशली अगर आप फील्ड पोस्टिंग्स में हैं, एसडीएम है या असिस्टेंट कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर है, तो लोग आपको बाई फेस भी पहचानना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो वो एक इशू भी बन जाता है क्योंकि देन आपकी प्राइवेसी चली जाती है, बट हाँ, लोगों की लाइफ्स को चेंज करने की जो पावर है इन अ पॉजिटिव वे, आई थिंक वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, जो कि किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोगों की दुआएं जो मिलती हैं सबसे ज़्यादा। एब्सोल्युटली मैम, बिकॉज सेटिस्फेक्शन तो है ही ना। एक इंसान जो इतने दिनों से या इतने महीनों से दुखी था, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एंड उसने आपको थैंक्स किया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, तो वो ब्लेसिंग्स ही हैं जिसकी वजह से इतने चैलेंजेस को हम लोग नेविगेट कर लेते हैं। पब्लिक की प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करते हैं, साथ में कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपका कोई नोन का है, उसका कोई फ़ोन आता हो कि हाँ ये वाला काम करवा दीजिए, ऐसे वाले काम आप करवाते हैं, कभी उनकी हेल्प करते हैं? सो मैम हमारे पास ये शायद ये भी एक मिसनॉमर है कि हम कोई भी काम करवा सकते हैं। एक्चुअली तो वी आर बाउंड बाई सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम जो होने वाला काम है उसे जल्दी करवा सकते हैं, और लेकिन जो काम नहीं होने वाला वो आप किसी का नहीं करवा सकते। रूल्स आपको इस तरीके की पावर ही नहीं देते, ऐसी डिस्क्रिशन ही नहीं देते। लेकिन क्योंकि ऐसा वो एक जो कॉलोनियल माइंडसेट बन चुका है या वो एक कॉलोनियल हैंगओवर है कि शायद आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वी आर ऑल बाउंड बाय लॉज, वी आर इक्वली बाउंड बाय लॉज एज जस्ट एज द सिटीजन्स आर। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोगों को नहीं पता कि ये तो आसानी से हो सकता है, वो चीज़ें हम करवा देते हैं। जैसे लेट अस से किसी को कुछ
सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, दोज आर ईजी थिंग्स। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आई कुड गेट इट डन इन अ डे। नॉर्मली हो सकता है उससे स्ट्रगल करनी पड़ती 15-20 दिन। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ द बेस्ट वी कैन कंट्रीब्यूट। लेकिन आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो परेशान करते ही होंगे ऐसे काम के लिए, और फिर नहीं होता होगा तो फिर नाराज़ भी होते होंगे। जी मैम, नाराज़ हो जाते हैं, बट अब सीख समझ लिया, सॉरी, तो अब बट समझ लिया है कि ठीक है, अब दिस इज़ इनएविटेबल, बिकॉज आप हर किसी की हर डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकते। एंड जस्ट एज आई मैंशनड, वो जो कलोनियल हैंगओवर है कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, वो हम जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई उसे नहीं समझ पाता तो वी लीव इट टू देम कि ठीक है, अब वो नहीं समझ सकते, बट हम समझते हैं कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस में दानिक्स ऑफिसर का पावर और डिसीजन मेकिंग लेवल की अगर हम बात करें तो वो कितना रहता है? मैम सिग्निफिकेंट रहता है। इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द पोस्टिंग जिस पे आप बैठे हो। जैसे अगर आप एसडीएम हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आप दानिक्स हो, आईएएस हो या किस सर्विस से हो, आपकी जो पावर है एंड जो डिसीजन मेकिंग का लेवल है वो उतना ही रहेगा। एंड स्पेशली फील्ड पोस्टिंग्स में जहाँ पे आपको क्विक रिएक्शन देना होता है, वहाँ पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहीं एसडीएम की पोस्ट पर कोई भी डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल प्रेशर रहता है या फिर कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया है? नहीं मैम, एक्चुअली यूनियन टेरिटरीज़ में क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो उस तरीके से नहीं होती, तो मैंने पॉलिटिकल प्रेशर एज सच कभी फेस नहीं किया। हमारे होते हैं ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। सो आपको प्रोसीजरली हर चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ता है। आपके एक्शन का सिर्फ सही आउटकम ही ज़रूरी नहीं है, सही प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूटीज़ में ये ऑफिसर्स का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, खासकर चंडीगढ़ जैसी जगह पे। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूटीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप लोगों को कि किस तरह से अलग होता है? जी मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर नहीं आता। लेकिन मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूटीज़ में, अगर हम आइलैंड्स को छोड़ दें, तो लोग वेल रेड एंड वेल कनेक्टेड होते हैं, वो अवेयर होते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। तो आपको हर मोमेंट पे जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर डिले हुआ है तो क्यों हुआ है। तो चंडीगढ़ में खासकर क्योंकि लोग बहुत अवेयर हैं, दे अंडरस्टैंड देयर राइट्स, तो चैलेंज यही रहता है कि जो आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट हैज़ टू बी विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, अदरवाइज यू हैव टू बी रेडी टू एक्सप्लेन कि वो क्यों डिले हुआ लेट है। हुआ, क्यों नहीं हो जी, पाया? तो आप लोगों को जैसे बोलते हैं कि आप सिटीज़न को बेवकूफ़ नहीं बना सकते यूटीज़ में, दैट वो स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। नॉट दैट कि सबको बाकी अपने जगह बना राइट्स सकते। पता है, सबको पता है कि एब्सोल्युटली, हाँ। पीपल अंडरस्टैंड, मतलब इवन सीनियर सिटीजन्स वो भी आपको बता देंगे कि लीगल पोजीशन ये है। तो आप अगर चाह के भी उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो यू अंडरस्टैंड कि यार लोगों को पता है उनके क्या राइट्स हैं, एंड आपको पता है कि आपको वो फॉलो करने हैं। और पहले के समय में तो अक्सर ऐसा देखा भी जाता था कि हाँ, कि कोई किसी बड़ी पोस्ट पे है तो लोग उससे थोड़ा-सा डरते थे कि हाँ, इससे नहीं बोलना है कुछ। लेकिन आज के समय पे वो भी बहुत कम होता जा रहा है कि हाँ, मुझे लग सबको अपने राइट्स पता है कि कोई क्या ही कर लेगा। मुझे लगता है कि अब उल्टा हो गया। अब जो चेयर पे बैठा है उसे पता है कि जी लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता है। तो अगर आप कोई भी ऑफिसर ऑन अ सीरियस नोट अगर अपनी पावर को मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा, तो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ही विल लैंड इन अ बिग ट्रबल। और अब तो सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया कि कोई एक वीडियो बना के भी डाल दे तो उसी में आजकल सस्पेंड कर दिया जाता है वीडियो वायरल जब हो जाती है तो। जी मैम, उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि जो मीडिया ट्रायल्स हैं, सोशल मीडिया ट्रायल्स हैं, वो बिल्कुल ही दे आर बियॉन्ड एनी लॉज। अभी उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उसे। सो बेसिकली सोशल मीडिया के जो ट्रायल्स हैं दैट कैन बिकम ट्रबलसम, बिकॉज देर इज़ नो गाइडलाइंस जो कि उसे किसी भी तरीके से आप मॉनिटर कर सके ज़्यादा। बट हाँ, एट द सेम टाइम इससे ऑफिसर्स को भी पता रहता है कि वो अगर मिसबिहेव करेंगे या उनका कंडक्ट ख़राब रहेगा, तो अगर वो सोशल मीडिया पे आ गया तो दे कैन लैंड इनटू अ बिग ट्रबल। अब जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा राइज़ हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? और आपके लाइफ में सोशल मीडिया का कितना रोल है? आप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैम पहले तो करते थे, सिलेक्शन के बाद कम हो गया। हाँ, अब व्हाट्सएप जो है वैसे है तो वो भी सोशल मीडिया, बट हमारा जो व्हाट्सएप इट इज़ एंटायरली अबाउट वर्क नाउ। तो सारा टाइम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे ऑफिशियल ग्रुप्स को फॉलो करना पड़ता है कि कुछ मिस ना हो जाए। एंड जो आपने इससे पहले पूछा राइज ऑफ सोशल मीडिया, आई थिंक दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पीपल, बिकॉज अब लोग सोशल मीडिया पे आके अपने थॉट्स रख सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मीडिया है दैट इज़ वन वे, आप अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते, आप
उनके थॉट्स को सुन सकते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने हर जो स्पेस है उसको डेमोक्रेटाइज़ तो कर ही दिया है। अब इसमें चैलेंज सिर्फ़ यही आ जाता है कि इसे मैनेज करना या फिर इसे मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो भी फिर इसे मिसयूज़ करते हैं, तो वो एक चैलेंज ज़रूर है, बट अदरवाइज़ आई एम इन द फेवर दैट सोशल मीडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड आवर डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया आजकल करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छा बन गया है। लोग अब जॉब छोड़ के इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, वीडियोस बनाते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हो जाते हैं और उनकी इनकम जो है डीसी, डीएम या और भी कोई हम पोस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा होती है। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, आई थिंक इट्स गुड कि ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के बियॉन्ड भी ऑप्शंस हैं। मेरे भी दिमाग में किसी टाइम पे थॉट आया था जब एग्ज़ाम दे रहा था, क्लियर नहीं हुआ था, बट देन आई रियलाइज़ कि इसमें आपको जितना अप टू मार्क रहना पड़ेगा, शायद उसके लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, एंड माई अप्रोच इज़ डिफरेंट। बट येस, इट इज़ ग्रेट दैट कि सोशल मीडिया ने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है या फिर जितने वेंचर्स हो रहे हैं, दे आर इनकरेजिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो देश की जो इकॉनमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आई सेड, एज ए सेड, कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पेस है मैं उसे बहुत सुपीरियर मानता हूँ बाकी जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा। सो यस, इट इज़ ग्रेट कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है देश के लिए, एंड जो हमारे जितने भी यूथ हैं दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग इट, जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर प्रेजेंस इज़ फेल्ट। तो अब ऐसा है कि जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ज़रूरी है जो उसके सिटीज़न है उसकी प्रेजेंस, कि डेमोक्रेसी शुड फील कि सिटीजन्स को पता है और वो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर सोशल मीडिया का जो रोल है दैट इज़ अपलॉडेबल। हमने देखा आपका सोशल मीडिया, आप भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपके मन में अभी कभी थॉट आता है कि हाँ, कि आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो, वीडियोज़ डालो, थोड़ा बहुत फ़ेम मिले? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ब्यूरोक्रेट है, बिकॉज वी हैव टू वर्क फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, सो जो मेरा यूज़ रहता है वो अगर कोई पर्सनल मोमेंट मुझे विच इज़ क्लोजर टू माई हार्ट, या फिर इट इज़ मोर अबाउट शेयरिंग ऑफ द म्यूज़िक, तो बिकॉज आई एम एन एविड फॉलोअर ऑफ पंजाबी म्यूज़िक, तो उसको मैं उसके लिए ज़रूर उसे यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा पर्पस है दैट इज़ टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स, एंड सेकेंडली to stay in touch with the trends in music. ओके। फ्रेंड्स की आपने बात की तो इसी से मेरे दिमाग में सवाल आया कि जब हाँ, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड था तब क्या आपका कोई दोस्त जो अभी भी आपके साथ हो या फिर कोई भी फ्रेंड जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहें ट्रेनिंग पीरियड का या फिर आपकी जो जर्नी रही यूपीएससी की? मैम, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की। उनमें से एक मेरा फ्रेंड है, व्योम नाम है उसका। तो इंसिडेंटली ही क्लियर्ड पीसीएस, पंजाब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड अभी वो पंजाब में पोस्टेड है। सो ही इज़ वन फ्रेंड जो कि डे वन से, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ही हैज़ बीन इन टच विद मी, एंड लकीली ही इज़ ऑल्सो बिकम एन ऑफिसर। तो ही इज़ बीन वन पर्सन। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो आपके नज़रिए में आपके लिए फ्रेंडशिप क्या है? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैम, मेरी डिस्क्रिप्शन है, अ फ्रेंड इज़ समवन हु स्टैंड्स बाय यू नो मैटर व्हाट। एंड आई बीन लकी कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने कि मेरे टफ़ टाइम्स में मेरा साथ दिया, एंड आज भी वो मेरे साथ हैं एंड मैं उनके साथ हूँ। ओके। अब हम वापस चंडीगढ़ पे आएंगे। जैसे कि अभी आपकी चंडीगढ़ में पोस्टिंग है तो चंडीगढ़ को आने वाले 5-10 सालों में आप उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं और उसमें उस विज़न में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा? मैम देखिए, चंडीगढ़ जो है इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। जोग्राफिकली बात करें तो चंडीगढ़ की जो बाउंड्रीज हैं वो 11/11 की हैं रफली। अब इशू ये है कि चंडीगढ़ में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का खतरा यहाँ पे भी आ गया है। सो जो मेरा विज़न है चंडीगढ़ के लिए वो ये है कि क्योंकि ये सिटी में हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रही है, कि चंडीगढ़ आने वाले सालों में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रेशर है उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। एंड इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का यही रोल है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाए। आई थिंक दैट इज़ वेयर इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी इसके अलावा वी बिन ब्लेस्ड कि क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, तो अभी तक चंडीगढ़ ने इस प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बट वी आर ऑल कंसर्न्ड कि अगले 10 सालों में क्या होगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर जो फ्यूचर प्लानिंग है एंड एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चंडीगढ़ में किसी स्पेशल प्रोजेक्ट या फिर किसी इशू पे आप या आपकी टीम काम कर रही हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी मैम, सो क्योंकि मैं स्टेट ऑफिस में हूँ, तो स्टेट ऑफिस इज़ बेसिकली अबाउट दी
मैनेजमेंट ऑफ दी प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसे हम लोग डेमोक्रेटाइज कर सकें और ट्रांसपेरेंसी उसमें ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमने एक फीफो सिस्टम लॉन्च किया है विच इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑलरेडी हम लोग एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अभी रिसेंटली हमने एक और लॉन्च किया है सिस्टम जिसके अकॉर्डिंगली जो पहले एप्लीकेशन देगा उसके एप्लीकेशन हम पहले उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो उसका पर्पस यही है कि किसी भी तरीके से फेवरेटिज्म या बायस ना आ सके पब्लिक सर्विसेज में। एंड एक्सेप्ट फॉर 5% फाइल्स या केसेस जो कि एक्सेप्शनल होंगे, वी आर कमिटेड कि 95% प्लस जो केसेस हैं उनको हम उसी तरीके से डील करें कि जो पहले आया है उसे हम पहले उसे सर्विसेज प्रोवाइड करें और उसके केस को डिस्पोज ऑफ करें। सो इस तरीके से वी आर मेकिंग श्योर कि जो प्रॉपर्टीज़ के मैटर हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ही लीगली एंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, चंडीगढ़ में हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें। एंड वी बिन ट्राइंग फॉर पास्ट 1 ईयर, हम बहुत से ऐसे चेंजेस लेके आए हैं, बट हमारा यही है कि हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन करना चाहते हैं सो दैट एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक एट जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन। और ऐसे कुछ मतलब ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका या आपने जिसके बारे में कभी सोचा हो कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से उन पे नहीं कर पा रहे हो? मैम ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कभी मुझे रोल प्ले करने को नहीं मिला है। ऑफ कोर्स क्योंकि अभी मेरी सर्विस कम हुई है तो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स टच नहीं किए, बट एजुकेशन एंड हेल्थ दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो आई वुड वांट कि किसी टाइम पे मैं किसी तरीके से इन दोनों सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अभी मैं पॉडकास्ट से पहले ये चंडीगढ़ की लिस्ट देख रही थी, उसमें मतलब अभी देखा कि अभी तक जितने भी एसडीएम रहे हैं वो एचसीएस या पीसीएस के रहे हैं, दानिक्स कैडर के जो हैं पपहली बार एसडीएम रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? मैम इसका रीज़न यही है कि इट वाज फेल्ट कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें ज़रूरत है। एक्चुअली जो चंडीगढ़ का केस है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। चंडीगढ़ में क्योंकि 60-40 का रेशियो ट्रेडिशनली ये रहा है पंजाब और हरियाणा के ऑफिसर्स का, बट इट वाज फेल्ट कि चंडीगढ़ क्योंकि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ कैपिटल city for 2 states but also union territory, so it was important to impart it the character of a union territory. So I think that is the thought process behind bringing Danix officers to Chandigarh. एंड ये रीज़न रहा है कि जब डैनिक्स ऑफिसर्स ने यहाँ आना शुरू किया तो नेचुरली देवर गिवन इक्वल पोस्टिंग्स जो कि पहले एचसीएस और पीसीएस की होती थी। सो नाउ देर आर 3 कैडर्स जिनमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी डिवीजन हो रही है। प्राइमरीली यहाँ पे पीसीएस एंड एचसीएस ऑफिसर्स हैं। डैनिक्स ऑफिसर्स बहुत हैंडफुल ही हैं यहाँ पे, बट येस दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। आपके ट्रेनिंग पीरियड का कोई किस्सा या मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगा? हमारी ट्रेनिंग बहुत चैलेंजिंग रही क्योंकि जैसे ही हमने ट्रेनिंग ज्वाइन की उसके 3-4 महीने के बाद कोविड की सेकेंड वेव आ गई, विच यू ऑल नो वाज अ डेडली वेव। तो हमारी जो थी अलग अलग जगह पे हमारी अटैचमेंट्स हुई। आई वॉज पोस्टेड इन ऑक्सीजन कंट्रोल रूम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये वो एक जगह थी जहाँ पे कि दिन रात एसओएस कॉल्स आपको आती थी, बिकॉज़ आपको याद होगा कि कुछ इनिशियल डेज़ में ऑक्सीजन के इश्यूज़ थे, सप्लाई जो थी वो एडिक्वेट नहीं थी। तो उस टाइम पे ये होता था कि ऑक्सीजन कब आ रही है, कहाँ से आ रही है, एंड वी हैड टू मेक श्योर कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में टाइम से पहुँच सके, क्योंकि वो गवर्नमेंट सप्लाईज थी। सो दैट वाज ओनली फॉर दी हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट थे चाहे प्राइवेट थे। अब वो चैलेंजिंग इसलिए था कि एक तो उस टाइम पे कोई दिन या रात का कोई हिसाब नहीं था, इट वाज अ 24 आवर जॉब। सेकेंडली क्या था कि आप अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक तरफ आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करके उनकी गाइडेंस ले रहे थे, दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल के जो मैनेज कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और तीसरा आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ डायरेक्टली बात कर रहे थे। तो मुझे याद है कि देयर केम अ टाइम व्हेन इन इनिशियल डेज जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने भी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे दैट वी हैव नॉट स्लेप्ट इन 24 आवर्स। तो वी यूज टू रिक्वेस्ट देम, वी यूज टू ऑल्सो मोटिवेट देम कि आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पे आप मेकिंग अरेंजमेंट्स, बिकॉज जब ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है टैंकर से उनके ऑक्सीजन प्लांट में तो इट यूज टू टेक 3-4 आवर्स। तो फिर हम लोग वहाँ पे बोलते थे कि यार ये दे आर कमिंग, दे आर एग्जॉस्टेड, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनको फूड या कुछ रेस्ट करने की जगह मिले। तो इस तरीके से था कि आप
विद इन द स्पैन ऑफ 10 मिनट्स आप सीनियर ऑफिशियल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो. सो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग बट ऑल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस कि उस ट्रेजिक सिचुएशन में एवरीवन वाज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे और हर किसी के अपने चैलेंजेस थे. सो आई थिंक हमारी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट यही था कि हमारा जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे दे वेंट अप इंटायरली इनटू द कोविड सेकेंड फेज के मैनेजमेंट में. सो आई बिलीव कि उसने हमें इतना कुछ सिखाया अबाउट लाइफ दैट आर स्टिल रेलिवेंट टुडे. ओके जी। तो ये आपने अपना चैलेंजिंग फेज़ जो था वो बताया, लेकिन वहीं अगर मैं जानना चाहूँ कि मतलब कोई फ़नी इंसिडेंट या फिर दोस्तों के साथ की कोई कहानी हो या फिर कोई किस्सा हो या कोई मस्ती आप लोगों ने की हो, उसके बारे में बताना चाहें? मैं उसे मस्ती नहीं, वह एक आयरॉनिक सी सिचुएशन थी कि जब हम लोग लक्षद्वीप गए थे अपने ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं बीच पे गया था एंड आई वेंट इनटू द सी फॉर द फर्स्ट टाइम टू टेक अ स्विम. एंड जब मैं वापस आया तो आई रियलाइज दैट आई वाज स्टंग बाय पॉइजनस कोरल. तो वो दैट इन्फेक्शन स्प्रेड अराउंड माई लेग एंड आई हैड टू गेट एंटीबायोटिक्स डन. तो मुझे वो बहुत फ़नी इसलिए लगता है बिकॉज आई वेंट देयर विद अ वेरी डिफरेंट इंटेंट एंड ऑल दो मतलब कुछ ऐसा हार्म नहीं हुआ था बट वाइल एवरी वन वॉज इन्जॉइंग एट द बीच आई यूज टू सिट देयर ऑन द साइड विद टेकिंग ऑल दोज इंजेक्शंस एंड जस्ट वेटिंग कि अब मैं पानी में नहीं जा सकता. सो मुझे वो फ़नी इसलिए लगा बिकॉज आई वेंट देयर विद अ डिफरेंट थॉट. आई बॉट सर्टेन क्लॉथ्स कि मैं वहाँ जाऊँगा, बीच पे घूमूंगा, ये सब करूँगा, बट वो सब नहीं मिला एंड आई एंडेड अप जस्ट वेयरिंग सिंपल क्लॉथ्स एंड सिटिंग ऑन द बीच. तो वो मुझे फ़नी लगता है बट येस क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, 2 साल आप इकट्ठे रहते हो तो हर दिन कोई ना कोई मेमोरी बन ही जाती है. वी हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग टाइम एंड मैं और मेरे जो बैचमेट्स हैं किसी भी टेरिटरी में हो, चाहे बात कभी भी हो, बट वी आर सो वेल कनेक्टेड, सो क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर कि वी बीन देयर विद इन टफ टाइम्स विद ईच अदर. उस टाइम की दोस्ती मतलब आज भी काम आती है? एब्सोल्युटली वो लोग आज भी दोस्त हैं. जब मैं अंडमान्स लास्ट टाइम गया था मैं उनसे मिला था एंड इट वाज अ ग्रेट रीयूनियन फॉर अस. तो अभी भी मैं जब वो लोग चंडीगढ़ आते हैं कभी तो हम लोग मिलते हैं एंड इट जस्ट फील्स लाइक कि ट्रेनिंग अभी कल की ही बात है. अब जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनके लिए मतलब कौन सी वो टॉप स्किल्स हैं जो उन्हें डेवलप कर लेनी चाहिए अभी से, जिनके बारे में आप बताना चाहें जो आगे उनको काम आएगी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल इंसिस्ट की पेशेंस. पेशेंस क्यों इसलिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर करते हो दैट इज़ स्टिल 2 years ऑफ वर्क. 1 साल की प्रिपरेशन और 1 साल का एग्जामिनेशन प्रोसेस. तो पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंडली टू फाइंड वेज कि आपका जो मेंटल फैटीग बिल्डअप होता है आप उसे कैसे निकलते हैं. जैसे मेरा था, मैं एग्ज़ाम के बाद स्पोर्ट्स परस्यू करता था कुछ टाइम के लिए. एंड थर्ड मुझे लगता है कि यू हैव टू फाइंड अ हॉबी कि खासकर जिन लोगों को ज़्यादा अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं वो फिर इस चीज़ से निकल जाते हैं. दे डोंट रियलाइज कि देर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड द एग्ज़ाम्स. तो रोबोटिक नहीं बनना है. यू नीड टू हैव सम हॉबी दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन एंड ऑफ कोर्स जो आपके एंसिलरी स्किल्स हैं उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करें. मतलब बिल्कुल ही सिर्फ पढ़ाई में नहीं लग जाना है, बिल्कुल रिजर्व नहीं करना, बाकी चीज़ें भी करनी है माइंड डाइवर्ट के लिए, जैसे कोई भी हॉबी जो आपकी है उसमें ध्यान लगाएं. एब्सोल्युटली मैम. जैसे मेरा एक्सपोजर रहा है कल्चर डिपार्टमेंट के साथ. अब मैंने कभी सिंगिंग नहीं की है बट क्योंकि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ आई कैन रिलेट टू इट. तो जब कल्चरल इवेंट्स में जाना होता था चाहे वो ड्यूटी का ही फॉर्म होता था तो दो थिंग्स ऑलवेज हेल्प. अब अगर मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट. सो यू नीड टू हैव समथिंग टू लुक अप टू बिकॉज सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते और 16 घंटे पढ़ाई करना भी उतना फिजिबल नहीं है. तो आपको कुछ टाइम खुद को, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को, आपकी फैमिली को, आपकी हेल्थ को देना बहुत ज़रूरी है. आपने 5 अटेम्प्ट दिए थे, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी कमियां रह गई थी जिसके बारे में आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि उन्हें वो गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आपको मौका मिले अपने उस टाइम पे जाके अपने आप को बताने का कि हाँ ये गलतियां नहीं करनी थी, तो वो क्या होंगी? मैम सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने राइटिंग पे फोकस बहुत बाद में लेके आया. आंसर राइटिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का या चाहे अगर कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है, आंसर राइटिंग सबसे बड़ा स्किल है आपका. क्योंकि मेंस के जो एग्ज़ाम हैं वो सबसे बड़ा क्वांटम फॉर्म करते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम्स फाइनल मार्क्स का.
सो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने जो राइटिंग है, रिटन एग्ज़ाम्स हैं, उसके ऊपर फ़ोकस बहुत बाद में किया। मेरा ध्यान पढ़ने में ज़्यादा रहता था कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। लेकिन उसे प्रैक्टिस करना राइटिंग में, शायद उसके ऊपर मेरा फ़ोकस लेट गया, एंड आई बिलीव कि दैट इज़ समथिंग दैट कॉस्टेड मी 1 और 2 अटेम्प्ट्स। और इसका शायद से आपके साथ ऐसा भी कुछ हुआ था कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपने टाइम देखा था, फिर वो लेट हो गया था, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस रह भी गए थे और आपके हाथ में भी शायद कुछ इश्यू हो गया था? जी, एक्चुअली मैम ये हुआ था कि जैसा मैंने बोला कि मैंने राइटिंग पे फ़ोकस लेट दिया। हुँ। तो जब मैं अपना फर्स्ट मेंस लिख रहा था, तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि दिस इज़ अ वेरी, वेरी लेंथी एग्ज़ाम। तो फर्स्ट मेंस में जब मैंने टाइम रियलाइज़ किया, दैट वाज़ जीएस पेपर 3, मैंने ये रियलाइज़ किया कि अभी तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है एंड अभी मेरा एग्ज़ाम बचा है। सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग वेरी क्विकली, सो आई गॉट अ स्प्रेन इन माय आर्म। सो दैट डिड क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर मी, बिकॉज़ उस वजह से ना सिर्फ मेरा वो एग्ज़ाम छूटा, बट अगला एग्ज़ाम लिखने में भी, क्योंकि सेम डे सेकंड हाफ में था, वो भी एग्ज़ाम मैं पूरा नहीं कर पाया था। सो अगर ये प्रैक्टिस मैंने पहले कर ली होती, तो शायद वो नहीं तो उसके अगले अटेम्प्ट में आई वुड हैव डन बेटर। तो आप ये एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि हाँ, उन्हें भी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ़ पढ़ने के बजाय? Absolutely, and I think answer writing should be like a prayer. It should be done every day. It is as equal. It is, as important as taking your food or taking your sleep. तो क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें रोज़ करते हैं, आंसर राइटिंग भी रोज़ ही करनी चाहिए। एंड इवन पीपल हु आस्क मी फॉर माई हेल्प और माई गाइडेंस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न वेरी लेट। क्योंकि मैं खुद ही लगा हुआ था, बट देन आई रियलाइज़ कि अगर आंसर राइटिंग आप अच्छे से करेंगे, डिलीजेंटली करेंगे, तो आपको जो सक्सेस है वो कंपैरेटिवली जल्दी मिलेगी। आपके अभी तक के करियर का सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन-सा रहा? मैम काफ़ी मोमेंट्स रहे हैं, बट जो अभी जिस मोमेंट को मैं रिकॉल कर सकता हूँ वो ये है कि लास्ट ईयर कुछ टाइम के लिए मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई थी, एंड उसमें जो चीफ गेस्ट थे कॉन्वोकेशन पे, दैट वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी। तो उन्हें फ़ेस टू फेस मिलना, वो दैट वाज ह्यूज मोमेंट फॉर मी। इसके अलावा और भी हैं, बट एज यू सेड कि आई डिराइव मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द फैक्ट कि जब लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके एंड आई एम एबल टू गिव देम अ सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ मच मोर रिवॉर्डिंग फॉर मी पर्सनली। ओके। आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही थी, तो मोटिवेशन मेंटेन रखना और चैलेंजेस फेस करने का आपका पर्सनल मंत्रा क्या है? स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि देयर हैज़ टू बी यार्डस्टिक टू मेजर योर परफॉर्मेंस। एंड सो व्हाट आई रियलाइज इज़ कि मैं हर रोज़ जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करता था, आई यूज़ टू आस्क माई सेल्फ वन क्वेश्चन कि डिड आई लर्न समथिंग टुडे? Am I doing better than yesterday? If the answer is yes, then I would be satisfied कि ठीक है, today was a good day. So मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि आपको अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है, एंड वो बेस्ट वर्जन बनने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हर रोज़ अपना बेटर वर्जन बने। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई स्टिल डू। कि अगर मैंने आज ऑफिस में काम किया है, डिड आई डू समथिंग गुड, वॉज आई एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली? तो इफ़ द आंसर इज़ येस, देन आई स्लीप पीसफुली कि ठीक है, आई हैव डन गुड, कल इससे भी अच्छा करेंगे। बट इफ़ द आंसर इज़ नो, देन आई ट्राई टू लुक इन टू द रीजन्स कि ऐसा क्या हुआ कि आई कुड नॉट डू वेरी वेल। तो आई थिंक खुद से कम्पीट करना एंड खुद का बेटर वर्जन बनना, दैट इज़ माई my way of motivating myself constantly, and that is something that I do diligently. आपने बताया खुद को कम्पीट करना, तो इस पे मेरा सवाल है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कभी हम खुद को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि वो हमसे आगे चला गया या वो हमसे बेटर कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कभी हम उस चीज़ से मोटिवेट भी होते हैं कि हमें भी अच्छा करना है, कभी हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है या वो इतना अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन करना ज़्यादा सही है या फिर खुद से कंपैरिजन करना कि हाँ, हम कल से बेटर कर रहे हैं? आपको दोनों में से क्या सही लगता है? सी मैम, व्हाट आई वुड से इज़ कि मैं खुद कंपेयर करता हूँ दूसरों के साथ, बट दैट इज़ टू डिराइव मोटिवेशन कि व्हाट इज़ समथिंग दैट दे आर डूइंग एंड आई एम नॉट डूइंग। सो उसका जो पर्पस है, दैट इज़ टू लर्न कि वो ऐसा क्या अच्छा कर रहे हैं, व्हाट आर द बेटर प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मुझे अडॉप्ट करनी है। बट देन सम पीपल आर नॉट एबल टू वर्क इट आउट इन दैट वे, तो उनके लिए वो जेलसी फैक्टर बन जाता है। सो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, यू विल हैव टू गिव अप ऑन जेलसी। येस,
कॉम्पिटिटिव आपको होना चाहिए. आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड इफ़ आई एवर सी दैट समबडी इज़ डूइंग बेटर देन मी, तो देन माई टारगेट बिकम्स कि यार मुझे इससे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है. दैट इज़ समथिंग रादर. अभी क्योंकि हमारी इलेक्शंस का भी काम चल रहा है, we're into preparatory work. So I saw last month, in the beginning of this month rather, कि my performance was 7th or 8th in the city. So that is when I called my staff. I told them that we have to do better. And जो आज हमारी एक review meeting हुई है उसमें we were first in Chandigarh. So I just told them that our progress is better than anyone else, and that is something that we have to keep up to. So उस टाइम पे भी मुझे ये नहीं हुआ कि somebody is doing better तो वो क्यों कर रहे हैं. वो ये हुआ कि हम क्यों नहीं कर पा रहे वो. What is it that they are doing and हम नहीं कर पा रहे हैं. So I believe that that is something that fuels me to do better, and of course वो जो competitiveness है वो that is natural in me, so I use it in that way. मतलब अगर हम जेलेसी फैक्टर हटा दें तो हम दूसरों से कंपैरिजन कर सकते हैं और कॉम्पीट भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. मतलब जब हम बात करते हैं कि हमें इंडिया को नंबर 1 कंट्री बनाना है, वो ये नहीं है कि बाकी लोग नंबर 2 बन जाएं. वो ये है कि हमें कुछ ऐसा करना है जो वो कर रहे हैं उनसे बेटर करके दिखाना है, तभी हम लोग नंबर 1 बन पाएंगे. सो दैट इज़ आई थिंक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ऐसी एक मोटिवेशन या ऐसी एक कहीं ना कहीं किक आना बहुत ज़रूरी है. आपकी फैमिली का कोई मेंबर या फिर आपका कोई क्लोज वन जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया हो या मोटिवेट किया हो, जिसके बारे में आप बताना चाहें, उनको क्रेडिट देना चाहें? सी फैमिली तो एक यूनिट होती है, हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन रहता है. माय लेट फादर हैड ही मोटिवेटेड मी immensely. So my mother, she has always been there in my toughest of times to support me, and now that I'm married, my wife is there to support me. And then not to mention my younger brother, although he doesn't live with us, but he was also always there to support me in whatever ways he could do. So family का purpose ही ये है that you stay together as a unit and you help each out in the tough days, and then when things get better, you celebrate collectively. आपकी फैमिली का सपोर्ट जो है आपके करियर में भी काफ़ी विजिबल रहा, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट जिसके बारे में बताना चाहें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी ने किया हो, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट? मैम दैट वाज December 2018. मेरा मेंस का रिजल्ट आया था. आई कुडंट मेक इट एंड आई ऑलमोस्ट थॉट दैट माय यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी इज ओवर एंड आई हैव टू think of something else. And that is exactly when my father came up to me and he told me that I'm there to support you, don't worry, just do whatever you have to do. I have supported you in the past and I will support you in whatever ways is required. And that is exactly because us time tak my father was suffering from paralysis. So I ask myself ki if this person who is not even able to walk properly, if he can say these things, so what is stopping me? Why am I just lying down here and complaining कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं होगा. And I told myself कि Naveen, you have to wake up, you have to get up and you have to give your best. And that is, I think that was a moment that transformed my entire journey. And I think it has a huge role to play in whatever I've achieved today. और उस समय पे भी ऐसा वाला भी प्रेशर हुआ होगा जैसे कि लड़कों पर अक्सर होता है कि हाँ तुम अब बड़े हो गए हो, अब आगे तुम्हें सब कुछ संभालना है, ऊपर से पापा की तबीयत ख़राब है और अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो वो एक प्रेशर भी अलग से रहा होगा. मैम फैमिली ने प्रेशर नहीं डाला, टू बी ऑनेस्ट. वो आपके ऊपर मॉरल प्रेशर आ जाता है बिकॉज माई फादर वॉज फर्स्ट हॉस्पिटलाइज इन 2012. दैट इज़ व्हेन आई वॉज 20 years old. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी थी. बट ये था कि कभी फैमिली ने पुल बैक नहीं किया कि तुम एग्ज़ाम में लगे हुए हो, तुम पढ़ाई करते रहते हो एंड देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. तो वैसी सिचुएशन लकीली मेरे साथ नहीं है. हाँ, बिकॉज माई फादर वॉज गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड कॉन्स्टेंटली, तो वो एक मोमेंटम मेरा ब्रेक होता रहता था. बट इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट फॉर द बेटर. अभी आप एसडीएम पद पर हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे के लिए आपका क्या विजन है, खुद के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल जर्नी के लिए, करियर के लिए? व्हाट्स द पर्पस इन योर लाइफ? Ma'am, first of all, it is to stay physically active because in Chandigarh, because there's so much of work and public expectations are so high, कि it is not every day that I'm able to find time for myself. तो personally तो it is to stay physically active and fit and give time to family जितना ज़्यादा हो सके, because my experiences from past few years is that when things go south, it is your family that stays with you. So it is all about being dedicated to the family and taking care of your family and just making sure that कि जो छोटे से छोटे moments हैं
आप उनको सेलिब्रेट कर सको फैमिली के साथ, एंड यू कैन चेरिश द वेरी फैक्ट दैट यू हैव अ फैमिली दैट लव्स यू. सो आई थिंक दैट इज़ माई पर्सनल गोल फॉर years to come. मतलब हेल्थ और फैमिली जो है प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे अभी आप? Absolutely, ma'am, and I think everyone should do that, not just me, you, the entire staff, everyone who's listening to this. आपके जो प्रोफेशनल जो आपके गोल्स हैं, यू शुड परस्यू देम एट ऑल कॉस्ट्स, एट ऑल टाइम्स, बट यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि आप फिजिकली फिट हों, मेंटली एक्टिव रहें, एंड आपकी जो फैमिली है आप उसको लुक आफ्टर करें. ओके, अब एक रैपिड फायर है, वो लेंगे हम. यूपीएससी क्लियर करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आया? शुक्र है. आपकी अभी तक की सर्विस के लिए कोई वन वर्ड? ग्रेटिट्यूड. ओके. अभी तक की सर्विस का कोई मेमोरेबल मोमेंट? Getting posted in Chandigarh, the most memorable one. Yes. ओके. फेवरेट स्पोर्ट? Tennis. फेवरेट सॉन्ग? Favorite song, I'm more into Punjabi music, so there's a song Ji Karda by Amar Singh Chamkila. I've been listening to it since college days. ओके. फेवरेट सिटी अपार्ट फ्रॉम चंडीगढ़? Port Blair. ओके. चंडीगढ़ की कोई पसंदीदा जगह? Sukna Lake. सुखना लेक. ओके. फेवरेट फूड? Amritsari Kulcha. अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ना होते तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? या तो स्पिरिचुअल गुरु बन जाता या और अदरवाइज आई वुड हैव बीन इनटू कंसल्टेंसी. ओके. स्पिरिचुअल गुरु की आपने बात की, तो कोई स्पिरिचुअल एडवाइस आप देना चाहेंगे लोगों को? Yes, there is a God in everyone around us, and that is why you have to realize that everyone who is around you is divine, and you have to serve them just as you would want to serve the God. ओके. एक ऐप जिसके बिना आपका दिन अधूरा है? For WhatsApp, because there's so much of work. अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप? YouTube, because then it helps me, just declutter myself, and so I can listen to some music. ओके. फेवरेट पर्सन जिसके बिना लाइफ एकदम आपको खाली खाली लगे? अब तो 2 persons हैं, my mother and my wife. ओके. अगर आपको अपने यंगर वर्जन को एक लाइफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? Just believe in yourself and wait for the right time. Everything will fall in place. अब आखिरी सवाल है. अब आखिर में एस्पिरेंट्स को या ओवरऑल ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन चूजन फॉर यू. Sometimes you may not be happy with whatever it is, but you have to believe in it, because there always comes a time when you look back and you feel thankful कि मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ आ गया. There was a time I wanted to go to Canada, just like a lot of Punjabis do. I could not go there for whatever reasons, but now I look back and I feel thankful कि मैं नहीं जा पाया. So I think we have to wait for the right time, and as I've said that once you are patient enough, the right things will fall on the right time. जो होता है अच्छे के लिए होता है इंशाल्लाह. Absolutely, absolutely. अब इवोक इंडिया के लिए या फिर टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Yes, it's been आपका जो सेटअप है that is very professional. When I entered this room and I thought कि यार ये तो पूरा एक इन्होंने स्टूडियो बना दिया है. इससे पहले भी I've done podcast, but this one has been very well managed, very professional, and you've been waiting here for a while for me, and I'm thankful that you've had this patience to wait for me, and it was pleasure meeting you, and I'll hope to see you soon. थैंक यू सो मच सर. और इवोक इंडिया को सब्सक्राइब या फॉलो करने के लिए लोगों से एक रिक्वेस्ट. Absolutely. So, Evoke India is a great page, and I would request all of you to please subscribe to it, and keep following it, because they are into creation of great stuff, and I'm pretty much sure कि जब आप subscribe करेंगे, you will not regret it. Thank you. थैंक यू सो मच सर टाइम देने के Thank लिए. you. थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे साथ एसडीएम नवीन रत्तू जी, जिनसे हमने दानिक्स कैडर के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जाना. उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो अभी के लिए केवल इतना ही. जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट भी कर दीजिए. धन्यवाद.